नमस्कार साथियों। इकोनॉमी की आज जो कक्षा है इसमें हम बजट और जो कर प्रणाली है उससे संबंधित पहलुओं को जांचने की कोशिश करेंगे। तो आज वही बजट को मैंने शामिल किया है और मुझे विश्वास है कि मतलब आपने ऐसे बजट शायद नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और तथ्य के हिसाब से भी और समझने के लिहाज से भी। मतलब तो आज हम बजट पढ़ेंगे, फिर कुछ टैक्सेशन के संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कर के प्रकार कितने होते हैं, फिर जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के भीतर जो उनके विभाजन हैं उन्हें अगली क्लासेस से हम इसे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बजट, तो बजट के दो प्रावधान, दो दो एक तो बजट हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं और एक बजट हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में हम उससे बजट को मतलब कैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्या उसके आर्टिकल्स हैं और उसमें जो प्रावधान किए जाते हैं संवैधानिक पर्सपेक्टिव से, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। और जो उसके इकोनॉमी के लिहाज से जो भी पहलू होते हैं उन्हें हमने आज शामिल किया कि बजट में जो राजकोषीय नीति से संबंधित चीज़ें होती हैं और सरकार कैसे अन्य चीज़ों को इसके साथ बैलेंस करके चलती है, तो ये इकोनॉमी वाला पहलू है। तो हम आज इकोनॉमी वाले पहलू को करेंगे। फिर जब पॉलिटी में बजट वाला सेशन आएगा तब बजट कैसे पारित होता है, क्या प्रावधान होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के क्या क्या अधिकार, क्या अनुच्छेद और उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ है वो क्या है, वो हम पॉलिटी की क्लासेज में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज जो हमारा मुद्दा है वो है बजट। तो बजट से संबंधित सबसे पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी। एक तो हमने मौद्रिक नीति पढ़ी है, जो हमने पढ़ा था आरबीआई के फंक्शंस में पढ़ा था ना, कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई तैयार करती है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सीआरआर, एसएलआर। अब तो कोई फैमिलियर हो गया ना, जिसने ये पहली बार देखना है पहले पिछली क्लासेस देख के आना, क्योंकि सीआरआर एसएलआर मैंने सब ये समझा है। रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सभी चीज़ें मौद्रिक नीति में शामिल होती है। तो आपको याद क्या करना है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है और मौद्रिक नीति में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो आपको याद रखना है। अब फिर एग्जाम में पूछेगा राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, तो वो आरबीआई नहीं, वो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होती है ना, वित्त मंत्रालय, वो बनाता है। और राजकोषीय नीति में शामिल क्या क्या है, फिर राजकोषीय नीति में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कर व्यवस्था, टैक्सेशन क्या होगा इंडिया में, सब्सिडी, लोक खर्च जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, पीपीपी कहते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं ना, जो ये सारी चीजें आती हैं राजकोषीय नीति में। और इसको कौन नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित किया जाता है जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इसमें आपको विभाजन पता चला, कौन किसे जारी करता है पता चल गया। अब हम बनाते क्यों है ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, हम क्यों बनाते हैं ये नीतियां हमें इससे क्या मदद मिलती है, इससे हमें मदद मिलती है बचत, हमारी सेविंग्स बढ़ती हैं, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, ठीक है, जीडीपी बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, निवेश आता है हमारे देश में। निवेश मतलब कोई काम कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें फंड चाहिए, फंड जनरेट कहाँ से करना है हमने, या तो विदेशों से करना है या फिर हम अपने देश में करना है। बेहतर नीतियां होंगी तो हमें विदेशों से भी फंड मिलते रहेगा, तो निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये ऊपर वाले साइन का अर्थ बढ़ना, नीचे वाले साइन का अर्थ घटना है, हाँ ठीक है। और मुद्रास्फीति कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा और अल्टीमेटली हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से इन्हें समझते हुए कवर करिएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें हम मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति अगर साथ में मिल जाए ना, यानी आरबीआई और गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें जब ये दोनों नीति के साथ, तो मतलब अल्टीमेटली ग्रोथ पे हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बजट से जुड़े हुए कुछ फंड, बजट से जुड़े हुए कुछ फंड। ठीक है, और उससे जो भी अनुच्छेद हैं जो भी उनसे, वो भी मैंने यहाँ शामिल किए। ठीक है, तो बजट से जुड़े सबसे पहले फंड, सबसे महत्वपूर्ण फंड है वो है सीएफआई, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, यह है सीएफआई। और ये कौन से अनुच्छेद में व्याख्यायित है, यह है अनुच्छेद 266 में, 266 में। ठीक है, तो सीएफआई आर्टिकल 266। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, जो भी हमें कर प्राप्त होते हैं ना, या डायरेक्ट से टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो सब हम सीएफआई में ही डालते हैं। कोई लोन देना हो किसी को, वो सीएफआई से ही देते हैं। कोई लोन जो हमने दिया हो वो फिर हमें वापस मिल रहा है, या हम कहीं से लोन ले रहे हैं, तो वो सबसे पहले सीएफआई में ही जाएगा। ये एग्जाम में बनेगा कि जो कर प्राप्ति होती है वो कौन से फंड में जाती है, कर प्राप्ति, लोन देना या लोन लेना, ये सब सीएफआई में ही आते हैं। ठीक है, और तो सीएफआई को अब ऐसे ही कभी भी मन मर्जी से हम खर्च कर सकते हैं क्या, सरकार जब चाहे निकाल सकती है? नहीं, सरकार को सीएफआई में से कोई भी फंड खर्च करने के लिए पहले संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। जब तक संसद अलाउ नहीं करेगी तब तक सरकार इस सीएफआई में से धन नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो एग्जाम बनेगा, सीएफआई के लिए संसद की अनुमति है, चाहिए होती है, हाँ चाहिए होती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें शामिल होती है वो आपको पता ही है। दूसरा फंड है लोक लेखा फंड।
लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसका अनुच्छेद, इसका भी अनुच्छेद वही, अनुच्छेद 266, आर्टिकल 266, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें शामिल होते हैं प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट बनाती है ना, मतलब हम लोग जहाँ जो जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला है उसका कुछ पीएफ कटता है प्रोविडेंट फंड कटता है, सॉरी, तो उस प्रोविडेंट फंड का यूज सरकार करती है, लेकिन सबसे पहले वो लोक लेखा में जाता है, ठीक है। लघु बचत हो गई, कोई जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम होती हैं जो हम करते हैं ना, पीएफ वगैरह, मतलब एफडी वगैरह कराते हैं जो, उससे संबंधित डाक बचत हैं, ये सब चीज़ें जाती हैं लोक लेखा में। तो याद रखिए प्रोविडेंट फंड, लघु बचतें और डाक बचतें जो होती हैं वो लोक लेखा का जो अकाउंट होता है उसमें जाती है, ठीक है, ये भी आया। अब अंतिम फंड इसमें आता है वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड कहते हैं इसे। इसका अनुच्छेद कौन सा है? इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, ठीक है। यह सबसे पहली बात, यह किसके नियंत्रण में है? संसद के? नो, राष्ट्रपति के नियंत्रण में है ये, राष्ट्रपति के नियंत्रण, मतलब राष्ट्रपति के बिहाफ में एक जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है आईएएस के पद पर, वो इसको नियंत्रित करता है, लेकिन अल्टीमेटली पावर खर्च करने की इसको राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और इसमें राशि कितनी है? पहले तो इसमें थी 500 करोड़, फिर 2021 में रिफॉर्म लिया, फिर इसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए इसे कर दिया गया। तो आकस्मिकता निधि में दो चीजें, राष्ट्रपति के नियंत्रण में, और धन इसमें कितनी रकम है? 30,000 करोड़ की रकम है, ठीक है। आ गया होगा आप समझ में, अच्छी बात। अब सॉरी, अब देखिए अगला है हमारा बजट। देखिए अब बजट में क्या क्या, ये डायग्राम आपने याद कर लिया ना, मतलब जिसने भी कर लिया उसको बजट में मतलब फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम तो आप याद कर ही लेना, मतलब थोड़ा एफर्ट लगेगा तो, लेकिन फिर भी कोशिश करना। बजट के दो भाग होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, राजस्व भाग, एक होता है कैपिटल पार्ट, पूंजी भाग। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आके पूछ देगा कि जो सरकार सैलरी देती है, पेंशन देती है, वो बजट के कौन से भाग में है, तो ट्रिकी क्वेश्चन वही है ना। अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर वो ट्रिकी रहता नहीं है, मतलब, लेकिन आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। बजट के दो भाग, राजस्व भाग और पूंजी भाग। अब देखिए दोनों में हमें प्राप्त होगा कुछ और दोनों में हम कुछ खर्च करेंगे, अलग अलग चीजें, और आपको यह याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पे है। अब मैंने फ्लो चार्ट बना के अच्छे से आपको कराई रखा है, इससे बेहतर तो अब मैं ही क्या ही करा सकता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले राजस्व भाग की बात करें, सबसे पहले हम करते हैं राजस्व भाग की बात। राजस्व भाग में रेवेन्यू पार्ट में देखिए प्राप्तियां कहां से होती हैं और हम वहां खर्च कहां करते हैं इसे। तो राजस्व भाग में हमें जो जो प्राप्तियां होती हैं टैक्स वाले प्राप्त होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो देखिए जो हमें टैक्स प्राप्त होता है वो बजट के राजस्व भाग वाले भाग में है, ठीक है। तो राजस्व भाग में प्राप्तियां दो तरीके से होती है, एक तो टैक्स से होती है, एक नॉन टैक्स से होती है। टैक्स में वही दो टैक्स हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। अब ये क्या होते हैं ये मैंने आगे डिफाइन किया है, ठीक है। तो राजस्व भाग में प्राप्तियां टैक्स से, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। नॉन टैक्स से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं हमें राजस्व भाग में? एक जो सरकार कोई वस्तु और सेवा खुद जारी कर रही है अगर, तो उसकी बिक्री से उसे कुछ मिलता होगा ना। फिर सरकार को कहीं कुछ निवेश कर रखा है उसने अगर, तो उसमें मुनाफा होता होगा उसे, ठीक। ये भी कहीं से लोन दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है तो सरकार को उसमें ब्याज मिलता होगा, ये भी ठीक है। सरकार को किसी अन्य देश से अनुदान भी मिलता होगा, ग्रांट कहते हैं जैसे, जैसे कोई आपदा आ गई या कोई देश विकसित देश है जो विकासशील देशों की मदद करते हैं ना, तो वो अनुदान। तो प्राप्तियां में क्या क्या है? टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में वस्तु सेवाओं की बिक्री से जो प्राप्त होगा, मुनाफा होगा अगर कहीं हमें, ब्याज की प्राप्ति हो रही है जो हमने लोन दे रखा है उस पर, या फिर अनुदान प्राप्त हो रहा है, यह आता है प्राप्तियों में। और खर्च कहां करेंगे हम? राजस्व भाग वाले की बात चल रही है। खर्च में जो सैलरी देनी है हमें पेंशन देना है जो सरकार को, यानी सरकार जो सैलरी देती है, सरकार जो पेंशन देती है, सरकार जो सब्सिडी देती है, ये आते हैं सरकार के खर्च में, राजस्व भाग के खर्च में। तो समझ ही गए मैं क्या कह रहा हूं आपको। राजस्व भाग की प्राप्तियां और खर्च में आप ये चीजें इंक्लूड करना, ठीक है। अब हम आते हैं पूंजी भाग यानी कैपिटल पार्ट, इंपोर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए पूंजी भाग में हमें धन कहां से मिलता है, हम पैसे कहां से जोड़ते हैं? हमें दो तरीके, हम यहां पैसे लाते हैं। पहली बात जो हम कर्ज लेते हैं ना, वो पूंजी भाग में ही शामिल आता है। कर्ज लेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अब कर्ज भी दो प्रकार का होता है, अगर हम या तो देश के अंदर ही से लें या फिर देश के बाहर से लें, आंतरिक या विदेशी कर्ज लें, ठीक है। फिर हम लोन, जो हमने पहले लोन दे रखे हैं ना किसी को, वो लोन हम प्राप्त भी तो करते हैं। जैसे मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो वो 100 रुपए मैं बाद में लूंगा तो ना, जो वो प्राप्त होते हैं वो यहाँ। देखिए लोन दे रखा है तो जो लोन का मूल धन है वो यहाँ आएगा, लेकिन लोन से जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो यहाँ आएगा। अब इतना ट्रिकी है ये, कितना दिमाग लगा के, थोड़ा तो करना पड़ेगा एफर्ट भाई।
लोन हमने किसी को दे रखा है, उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तो है राजस्व भाग की प्राप्तियों में, लेकिन जब लोन ही हमें प्राप्त हो, जब हम लोन ही पूरा रिकवर कर लेंगे वो कैपिटल भाग में आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर जो हम डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार करती है, मतलब हम का आ जा रहा है मेरे मुंह से, लेकिन वो सरकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, विनिवेश करती है, यानी सरकार का कोई एसेट है, यानी सरकार का कोई रेलवे, पोर्ट, कुछ भी है, सरकार जब उसे प्राइवेट सेक्टर को देती है तो उससे भी उसे धन मिलता है, तो वो भी पूंजी भाग में आता है। तो पूंजी भाग की प्राप्तियों में क्या क्या, कर्ज मिलेगा, अगर कर्ज लेते हैं तो वो यहां आएगा। लोन जो हमने दे रखे हैं वो पूरा मूलधन मिलता है तो वो यहां आएगा। जब सरकार कोई डिस इन्वेस्टमेंट करती है तो वो यहां आएगा। ठीक है, अब सरकार पूंजी भाग में जो भी मिला वो खर्च कहां करती है, खर्च करती है। अब देखिए, लोन देती है जो सरकार, खर्च कहां करती है, जो अगर हम लोन तो देते हैं ना किसी कंपनी को, या फिर किसी, जैसे किसानों को ही लोन देती है सरकार, यानी यार ठीक है, सरकार जो लोन देती है वो यहां शामिल होता है। फिर डेवलप करती है, जैसे हाईवे बनाना हो गया, पोर्ट बनाना हो गया, कोई बिल्डिंग बनानी होगी, हॉस्पिटल, एजुकेशनल सेंटर, कोई, वो पूंजीगत खर्च कहलाता है, तो वो पूंजी भाग में ही शामिल होगा। तो सिंपल है, डायग्राम याद मैंने बना रखे हैं अच्छे से, आपको समझ में आता है तो वो करिए, वरना इस डायग्राम को बनाते रहिए, लिखते रहिए, खुद ही याद करते रहिए, मतलब लिख के याद होगा। ठीक है, बार बार लिखते रहिए, याद करते रहिए। ये डायग्राम याद कर लोगे ना, बजट समझने में बहुत ही सहूलियत होगी आपको। ठीक है, तो बजट के दो भाग, राजस्व भाग और पूंजी भाग हमने पढ़े, क्या क्या खर्च, क्या क्या प्राप्तियां, कहाँ खर्च करती है, कहाँ से प्राप्त होता है, सब चीजें हमने कर ली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टैक्सेशन में। जो टैक्स प्रणाली है ना, कर प्रणाली, वो पढ़ते हैं। कर प्रणाली, अब कर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको ये बहुत ही समझने वाली क्लास है, मतलब खाली ऐसे ही मत, खाली वीडियो चला के फिर कहीं ध्यान मत देना, यहाँ पूरा ध्यान यहीं कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष कर समझना है आपको, तो देखिए प्रत्यक्ष कर मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में लिखा है, ये आपको आपके समझने के लिए। प्रत्यक्ष कर में आप देखिए, जो प्रत्यक्ष कर है वो टैक्स सरकार को देगा कौन, हम खुद देंगे, और उस टैक्स का प्रभाव पड़ेगा किस पर, हम पर खुद पड़ेगा, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी जिसमें करापात और कराघात एक ही पर पड़ते हैं, यानी करदाता पर ही पड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। यानी सिंपल है, मेरी इनकम है 30,000 रुपये, ठीक है, मुझे उसमें से 5% अगर सरकार को देना है, यानी मान लिया जाए 5,000 रुपये देने हैं उसे मैंने, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये मुझे खुद सरकार को देने होंगे। ठीक है, और वो 5,000 दे रहा हूं तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुझ पे ही पड़ रहा है ना। तो देना और यानी सरकार को देने का तात्पर्य करापात कहलाता है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है उसे कराघात कहते हैं। तो करापात और कराघात एक ही, ये करापात कराघात क्यों करा रखा है करोगे आप, एग्जाम में यही आएगा ना भाई, वो कहेगा कि करापात कराघात, फिर आपको टर्मिनोलॉजी अभी नहीं समझोगे तो बाद में कैसे करोगे टैकल, करापात और कराघात ही पूछता है एग्जाम में। तो प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा, और करापात कराघात क्या है आपको पता चल गया। तो प्रत्यक्ष कर में ये होती है बात। अब तो प्रत्यक्ष कर हुआ क्या, जो इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स है ना वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल प्रत्यक्ष कर का इनकम टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, फिर देखिए अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर देखिए सबसे पहले देखिए, टैक्स सरकार को देगा कौन, उसमें विक्रेता देगा, हम खुद नहीं देंगे, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, यानी करदाता यानी ग्राहक पर पड़ेगा। यानी यहां करापात और कराघात अलग अलग हैं, समझे आप। देखिए जो जीएसटी है ना, जीएसटी समझे आप, पता है ना जीएसटी। अब देखो एक बिस्किट का पैकेट है, उस पर 2% जीएसटी लगता है मान लीजिए। अब हम वो सरकार को खुद देते नहीं, हम बिस्किट लेते हैं, उसी में जो जीएसटी इंक्लूड होता है वो जो दुकानदार है उसी को पे कर देते हैं, फिर दुकानदार बाद में जाकर सरकार को देता है, लेकिन पैसे किसके हैं, वो जीएसटी वाले हमारे हैं। तो देखो सरकार को देगा कौन, वो विक्रेता देगा, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। इससे सिंपल शब्द मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो करापात और कराघात अलग अलग पड़ेंगे, अल्टीमेटली प्रभाव हम पर है, लेकिन देगा सरकार को विक्रेता। तो अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी, मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना। प्रत्यक्ष कर है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, समझ आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कर के प्रकार, अंतिम टॉपिक है आज का ये। कर के प्रकार में समझना है आपको कि ये तो बहुत पूछता है एग्जाम में लगातार। कर के प्रकार, कर के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स यानी प्रगामी टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी टैक्स। आपको समझना है ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव होता क्या है, और कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, कौन सा टैक्स रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का तात्पर्य यह है कि आपकी आय है ना जितनी, उसी के हिसाब से कर लगेगा आप पर। अगर आप 5 रुपए कमाते हैं तो कम कर लगेगा, आप अगर 5 लाख कमाते हैं तो आप पर ज्यादा टैक्स लगेगा।
तो ये अच्छी बात है गलत बात है? अच्छी बात है ना। अब देखो यार, अगर सब पे समान टैक्स लगेगा तो फिर 5 रुपए वाले को तो 5 रुपए पूरे ही देने पड़ेंगे और 5 लाख वाले को भी 5 ही रुपए देने पड़ रहे हैं। तो प्रगामी टैक्स इसीलिए कहते हैं इसे प्रोग्रेसिव। आपकी आय जितनी है उस हिसाब से कर लेगा। अगर अमीर पे ज्यादा लगेगा, गरीब पे कम लगेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। एग्जाम में पूछेगा इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम टैक्स में होता क्या है? अगर आपकी इनकम 40,000 है तो आप पर ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर 30,000 है तो 40,000 वाले से कम लगेगा। 20,000 है तो 30,000 वाले से कम लगेगा। तो जिसकी जितनी आय, जो जितना गरीब और अमीर, उसी हिसाब से उस पर कर लगेगा। तो इसे कहते हैं प्रगामी टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। और इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ये पूछेगा एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स को समझते हैं, यानी प्रतिगामी टैक्स। ये रिग्रेसिव है इसलिए क्योंकि ये सभी पर समान लगता है। अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सब पर समान लगेगा। अब अगर मैं हूं या अंबानी है, पार्ले का बिस्किट लेता है वो 5 रुपए का, अगर दोनों, तो उस 5 रुपए में जो हिडन जीएसटी है वो दोनों के लिए समान है। मतलब मुझे भी उतनी जीएसटी पे करनी पड़ रही है उसमें जितनी अंबानी को करनी पड़ रही है। तो यानी यहां जो मतलब अमीर है, गरीब है, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें सभी पर समान रूप से कर लगता है, तो उसे प्रतिगामी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी है, समझ गए आप। देखो जीएसटी में यही तो होता है ना। जीएसटी में होता क्या है? अब हर चीज जो हम वस्तुएं लेते हैं उस पर जीएसटी चार्ज पहले से इंक्लूड है। अब मैं लूं या कोई अमीर ले, उस पर जीएसटी उतना ही पड़ना है। ठीक है, तो समझ गया प्रगामी और प्रतिगामी। और एग्जाम्पल भी समझ लेना, प्रगामी टैक्स में आता है आयकर और रिग्रेसिव टैक्स में आता है जीएसटी। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास से हम जो कर प्रणाली में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं क्या क्या एक्चुअल में, उसको डिवाइड करके समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।